खबर सेलमपुर तशद्दुद मामले से जुड़ी हुई, जहां कड़कड़दूमा कोर्ट ने जेल इंतजामिया को नोटिस जारी किया है। मुलजिमीन की मेडिकल रिपोर्ट पेश न करने पर यह नोटिस कड़कड़दूमा अदालत ने जारी किया है। अदालत ने 31 दिसंबर तक इस अहम मामले पर जवाब भी तलब किया है। तो आपको बताएं कि सेलमपुर तशद्दुद मामले से जुड़ी अहम खबर है और मजीद तफसीलात के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, आपसे इस अहम मामले पर तफसीलात चाहेंगे। सुनवाई के दौरान जो आरोपी थे उन आरोपियों की मेडिकल रिपोर्ट फिलहाल कड़कड़दूमा कोर्ट ने तलब की है। इस मामले में तिहाड़ प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और उसमें आरोपी के वकीलों की तरफ से कहा गया है कि कुछ आरोपी ऐसे हैं जिनमें कुछ को बुखार है और किसी जो आरोपी है उसको थायराइड की प्रॉब्लम है, लगातार उसको जेल में दौरे पड़ रहे हैं, लिहाजा उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराना बहुत ही आवश्यक है। इसी बाबत फिलहाल कोर्ट ने तिहाड़ प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है और ये कहा है कि इस मामले में उन्हें कल तक अपना जवाब दाखिल करना है। वहीं कड़कड़दूमा कोर्ट में आज मामले की सुनवाई के दौरान 2 और आरोपी हैं जिन आरोपी की जमानत पर फिलहाल फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। इसमें उनकी मांग यह है कि उनको जो न्यायिक हिरासत में भेजा गया है उस न्यायिक हिरासत में भेजने के पास पुलिस के पास कोई ऐसे डायरेक्ट सबूत नहीं है जिससे ये प्रूफ हो कि उन्होंने सीलमपुर हिंसा में भाग लिया था या नहीं लिया था और लिहाजा इस आधार पर उनको जमानत दी जानी चाहिए। कोर्ट ने फिलहाल उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। उम्मीद है कि आज शाम को 4 बजे तक कड़कड़दूमा कोर्ट उनकी जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुनाए। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि सेलमपुर तशद्दुद मामले से जुड़ी अहम खबर है, जिसमें कड़कड़दूमा अदालत ने जेल इंतजामिया को नोटिस जारी किया है। मुलजिमीन की मेडिकल रिपोर्ट पेश न करने पर यह नोटिस जारी किया गया और इस सिलसिले में अदालत ने 31 दिसंबर यानी कल तक के जवाब भी तलब किया है। वहीं गाजियाबाद से एक अहम खबर आई। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में एक दर्दनाक हादसा आज पेश आया। यहाँ पर करंट लगने से एक ही घर के 6 अफराद की मौत हो गई और मरने वालों में 5 बच्चे शामिल हैं। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से एक फ्रिज में आग लगी, पूरे कमरे में धुआं फैल गया जिससे इन लोगों की मौत हो गई। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। सुबह जब बच्चे को उठाने के लिए आए तब पता चला। जी, कितने लोग हैं जी? ये 6 लोग हैं। 6 लोग। कैसे कैसे हुआ था? भैया को पता नहीं चल पाया, लेकिन सुबह बच्चों को पेपर देने के लिए उठाया जी तब पता चल पाया। बताया जा रहा है कि जो फ्रिज था, फ्रिज में एक शॉर्ट सर्किट से आग लगी और आग लगने के बाद वहां उसके अंदर धुआं फैल गया, जिसके बाद दम घुटने से अभी तक की जो जांच में बात निकल कर आई है कि दम घुटने से इन बच्चों की मौत हुई है। हालांकि करंट की बात भी इसमें शुरुआत के दौर में कही जा रही थी, लेकिन जो अभी निकल कर आया वह दम घुटने से। जैसे कि दिल्ली एनसीआर में बहुत ही तेज इस समय अगर माने तो ठंड से कपकपाती ठंड है, जिसके बाद जो लोग दरवाजा बंद करके सोते हैं, खासकर उनके लिए कहते हैं उन्हें इस घटना को देखने के बाद सोचना चाहिए कि दरवाजे में कहीं भी इस तरीके से अगर थोड़ा भी सफोकेशन निकलने का कहते कोई भी जगह छोड़नी चाहिए जिससे कि अगर कोई धुआं वगैरह अंदर बनता है तो वह बाहर निकल जाए। तो दम घुटने से मासूम बच्चों की मौत की बात निकल कर आ रही है। इसमें 5 बच्चे हैं, 5 की उम्र 12 साल, बड़े वाले की उम्र 12 साल और बाकी उम्र 12 साल से छोटी उम्र है। और जो कहते हैं जो इनकी महिला जो माता बताई जा रही है उसकी उम्र 38 साल के लगभग बताई जा रही है। तो शक्ति, इस अफसोसनाक हादसे का पता कैसे चला? किसने सबसे पहले ये हादसा देखा? देखिए, कहते हैं बिल्कुल जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, कहते हैं इन्होंने जब दरवाजा खटखटाने की कोशिश की तो वहां से कोई नहीं बोला। उसके बाद जब दरवाजा तेजी से कहते खोला गया तो देखा गया कि बिल्कुल जो कहते घर है अंदर से जला हुआ था। उसमें आग भी शॉर्ट सर्किट से जो फ्रिज चला था, टीवी चला था, उसमें धुआं जो निकला उससे पता चला कि यहाँ अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ। लेकिन जिस समय दरवाजा खोल के देखा गया तो उस समय देखा कि दर्दनाक हादसा, जहाँ 5 मासूम बच्चे और 1 महिला की मौत हो गई थी। जी शक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथी शक्ति जो कि बता रहे थे कि किस तरह से आज गाजियाबाद के लोनी इलाके में अफसोसनाक हादसा पेश आया है। एक और अहम खबर, दिल्ली में सर्द लहर और घने कोहरे का असर हवाई और ट्रेन खिदमात पर साफ नजर आ रहा है। ज़राए के मुताबिक 5 परवाजें मनसूख की गई हैं, 21 परवाजों का रूट तब्दील किया गया है, 500 परवाजों में ताखीर देखी जा रही है।
और इस वक्त हमारे साथी रवि मिश्रा मौजूद हैं एयरपोर्ट पर ही। रवि, जिस तरह से इससे पहले भी हम बात कर रहे थे कि मौसम जो है दिल्ली में वो शदीद होता जा रहा है और इसका सबसे ज्यादा जो असर है वो यातायात ट्रांसपोर्ट पर ही देखने में आ रहा है। अभी आप एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, वहां पर से भी ये खबरें आ रही हैं कि कई फ्लाइट्स जो हैं या तो कैंसिल कर दी गई हैं या उनके रूट्स जो हैं वो तब्दील किए गए हैं। क्या कुछ और तफसीलात? बिल्कुल बता देना चाहूँगा आपको कि तकरीबन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अगर बात करें तो तकरीबन 500 उड़ानें जो कि प्रभावित हुए हैं धुंध की वजह से, जो कि पूरे वातावरण को धुंध ने अपनी आगोश में ले लिया है और कहीं ना कहीं फ़्लाइट को टेक ऑफ और लैंड करने में समस्या आ रही है और उसी कारण 500 फ़्लाइटें अब तक प्रभावित हैं, जो कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर दिल्ली के काफ़ी महत्वपूर्ण एयरपोर्ट माना जाता है और काफ़ी यात्री वहां परेशान हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि 21 फ़्लाइटें ऐसी हैं जिनको डाइवर्ट कर दिया गया है और 5 फ़्लाइटें हैं जिसके बारे में सूचना मिल रही है कि वो फ़्लाइटें रद्द हो गई हैं। क्योंकि आपको बता दूं कि शाम होने को आई है मगर अभी तक सूरज नहीं निकला है और कहीं ना कहीं धुंध इतनी है, दिल्ली में फॉग इतना है कि जो दूरदर्शिता है, विजिबिलिटी है, उसमें समस्या है। हम एयरपोर्ट से काफ़ी थोड़ा दूरी पर हैं और आसपास की जो उस तरफ की जो इमारतें हैं वो दिखाना चाहेंगे आपको कि ये दूर दराज की इमारतें हैं वहाँ से, और वहाँ भी अभी धुंध की आगोश में ले रखा है पूरे वातावरण को और कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी भी धुंध बरकरार है। और यात्रियों की बात करें तो कहीं ना कहीं यात्रियों को काफ़ी समस्या हो रही है, वो इंतज़ार कर रहे हैं, उनका प्लानिंग थी, उनको जाना था रोज़मर्रा की ज़िंदगी में महत्वपूर्ण काम करने के लिए। लगातार एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या बढ़ती रहती है मगर आज इस वेदर कंडीशन में धुंध इतनी ज़्यादा है जिसके कारण कहीं ना कहीं फ़्लाइटें रद्द हुई और डाइवर्ट हुआ और कहीं ना कहीं यात्रियों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है ना। और कहीं ना कहीं यहाँ पर अब दिखना होगा कि ये धुंध कब कम होती है और ये उड़ानें कब से सुचारू रूप से चालू होंगी और यात्रियों को जाने में जो असुविधाएं हो रही हैं उससे निजात कब मिलता है। जी रवि, तो ये तो रही फ्लाइट्स की बात। इसी तरह से आपसे जानना चाहेंगे ट्रेन पर भी सबसे ज़्यादा असर जो है देखा जा रहा है और दिल्ली क्योंकि राजधानी है तो सबसे ज़्यादा मुसाफिर जो है वहाँ से ही सफ़र करते हैं। ट्रेन पर भी यही तमाम चीज़ें जो है वो असरअंदाज होती दिखाई दे रही हैं मौसम की। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे जो यातायात है वो पूरी तरीके से प्रभावित है। आप बात करें हवा की तो जिस तरीके से हमने बताया कि अभी काफ़ी उड़ानें रद्द हुई हैं और डाइवर्ट भी की गई हैं, वहीं बात करें यातायात की तो सड़कों पे भी वाहन काफ़ी धीरे धीरे चल रहे हैं और हेडलाइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि जब व्यक्ति रास्ते पर चलता है तो इस तरीके के संवाद के तरीके होते हैं कि हेडलाइट बीम ऑन कर लिया जाए। कहीं ना कहीं समस्या है, विजिबिलिटी की, दूरदर्शिता की समस्या उत्पन्न हो रही है, लोगों को देखने को मिल रही है। तो साफ तौर पे बात करें भारतीय रेलवे की तो तकरीबन 30 से ज़्यादा रेलवे देरी से चल रही हैं, विलम्ब से चल रही हैं। और सुबह हम लोग रेलवे स्टेशन पे थे, जब हमने देखा, यात्रियों से बात की तो काफ़ी परेशानी हो रही थी, घंटों उन्हें ट्रेन में बिताना पड़ रहा है और कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उनको जाना है यहाँ से क्योंकि राजधानी दिल्ली में वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम करने यहाँ आते हैं। मगर आज कहीं ना कहीं मौसम इतना ख़राब है और फॉग का सामना करना पड़ रहा है। साल की बेहद सर्दी कल हमने देखी, अभी भी टेम्परेचर 5 से नीचे का है और ठंड ज़्यादा है। वातावरण को धुंध ने पूरी तरीके से आगोश में ले रखा है और कहीं ना कहीं लोगों को बेशक समस्या और मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है ना। जी रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। अपने नाज़रीन को हम बता दें कि अब तो मुख्तलिफ तरह के ऐप्स जो हैं वो आ गए हैं, तो घर से निकलने से पहले जब वो सफ़र पे जा रहे हैं, चाहे वो फ्लाइट्स के लिए हो या फिर ट्रेन के लिए हो, तो वो एक बार कंफर्म कर लें कि कहीं उनकी फ़्लाइट या ट्रेन जो है वो कैंसिल तो नहीं करी गई है या फिर कितनी देरी हो रही है। इससे खुद उन्हीं को मौसम की इस शिद्दत में परेशानी से वो बच सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। शुमाली हिंदुस्तान में ठंड के साथ कोहरे ने लोगों की मुश्किलात में बेहद इजाफा किया। ट्रेन सर्विस पर इसका ज़्यादा असर है, कई ट्रेनें ताख़ीर से हैं। शुमाली रेलवे के CPRO ने जानकारी दी कि उनकी कोशिश यही है कि ट्रेनें भले ही कुछ ताख़ीर से चलें लेकिन हादसा ना हो।
घने कोहरे की वजह से दिल्ली पहुंचने वाली कई ऐसी ट्रेनें हैं जो प्रभावित हुई हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं उत्तर रेलवे के CPRO दीपक कुमार जी। सर, कितनी ट्रेनें घने कोहरे से आज अफेक्टेड हैं? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज विजिबिलिटी बहुत कम है। आज विजिबिलिटी कई जगह पे 10 मीटर के आसपास भी, इतने से भी कम रह गई है। हमारे पास दिल्ली एरिया में आप सारे के सारे टर्मिनल जो दिल्ली एरिया के हैं, दिल्ली, नई दिल्ली, निज़ामुद्दीन, आनंद विहार, सराय रोहिला में करीब 350 ट्रेन टच करती हैं। सभी मीडिया साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आभार है आप सबका। विलंब के लिए आप सबसे, हम सब कांग्रेस PCC की तरफ से हम सब क्षमा प्रार्थी हैं। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक प्रतिनिधि मंडल हमारी प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल से मिला और वर्तमान में जिस तरह से CA और NRC का विरोध पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में हो रहा था, खासकर उत्तर प्रदेश में, उसको जिस तरह से शासन ने पुलिस के माध्यम से जिस तरह से लोगों को दबाने की कोशिश की, जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है जो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे उन लोगों को, उन सभी मांगों को लेकर कांग्रेस का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल आज महामहिम राज्यपाल से मिला श्रीमती प्रियंका गांधी जी के निर्देशन पर। मैं चाहूंगी कि उस प्रतिनिधि मंडल में जो बातें हमने अपनी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से महामहिम राज्यपाल के समक्ष रखी है, हमारे बीच में आदरणीय सलमान खुर्शीद जी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो इस पूरे जो रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में आप सबसे बात करें। आप सभी मित्रों का स्वागत हम सभी ने किया है। हमारी महासचिव महोदय ने आज आदेशित किया कि जो आज उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस के एक वफ्द ने आज यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की थी और इस अहम मुलाकात में इस वफ्द ने यूपी में शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान हुई हलाकतों की जांच कराने का मुतालबा किया था। इसीलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जहां पर हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी जो है वो उन्होंने किस तरह से यूपी में कमान संभाल ली है और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो अब बहुत जारहाना मूड में नजर आ रही है। लगातार इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमारी भी नजर बनी हुई है। हमने देखा कि किस तरह से यूपी के जो तमाम अहम सियासी लीडर हैं कांग्रेस के, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं। और इस सब के बीच मौसम का जरा हाल हम बताएं कि शुमाली हिंदुस्तान में सर्दी का कहर जारी है। कई इलाकों में सर्दी ने पिछले कई बरसों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं वादी कश्मीर में भी इन दिनों सर्दी उरूज पर है। हर गुजरते दिन के साथ कश्मीर में सर्दी की शिद्दत बढ़ती जा रही है। लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। इस साल बिजली की आंख मिचौली से लोग बेहद परेशान हैं। श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक ने यहाँ लोगों से बातचीत की है। एक शेर याद आता है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। गर्ज ये है कि जो PDD एम्प्लॉयज़ है वो खुद उलझे हुए हैं। उन्हें कहीं प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, कहीं गवर्नमेंट के साथ रखा जा रहा है और ये जो तितर बितर है 370 एब्रोगेशन के बाद ही देखने को मिल रहा है। और शायद ये वजह है कि जो इलेक्ट्रिक फैसिलिटी है वो पूरी तरह से मुहैया नहीं की जा रही है लोगों को। अगर आप देखें तो मीटर्ड हो या नॉन मीटर्ड एरियाज़, तो वहाँ पर बहुत ही बेतहाशा मतलब लोड शेडिंग की जा रही है। 12-12 घंटे तक बिजली नहीं रहती है। और आप समझ सकते हैं एज अ कश्मीरी कि 24 घंटे में 12 घंटे जब बिजली कट रहती है तो क्या कुछ मतलब हाल हो जाता है। शिद्दत की सर्दी, और सर्दी की इतनी शिद्दत है कि यहाँ पे। और इस वक्त सलमान खुर्शीद क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देखते हैं। और उसको फिर मैजिस्ट्रेट्स के सामने प्रोड्यूस करें। तो हमने इसके लिए जो तैयारी की है उसी संदर्भ में हम लोग यहाँ आज दिन भर मौजूद रहे हैं। सभी वकीलों ने बैठकर एक इस संघर्ष को करने के लिए और उसको सपोर्ट करने के लिए एक रूपरेखा बनाई है। उस रूपरेखा के माध्यम से हम लोग तत्काल काम करेंगे। इसमें हमको हाई कोर्ट के सामने जाने का भी हमारा निर्णय है कि जहां हाई कोर्ट में PILs फाइल हो चुके हैं वहां पर
हम इन दस्तावेजों को लेकर भी हाई कोर्ट के समक्ष इनको रखेंगे और उनसे ये अपेक्षा करेंगे कि हाई कोर्ट इस पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्रवाई ऐसी कर दे ताकि आज जैसा दमन चारों तरफ फैला है हमारे प्रांत में, हमारे उत्तर प्रदेश में, उस पर रोक लगाई जा सके और दूसरे प्रांत फिर हमारे प्रांत में जो कार्रवाई हुई है उसको देखकर आगे वैसी ही कार्रवाई कर सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का आभार प्रकट करता हूं और मैं अभी फिर वापस माइक मोना जी को देता हूं। अब मैं श्रीमती प्रियंका गांधी जी, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज उत्तर प्रदेश से मैं अनुरोध करूंगी, क्योंकि उन्होंने ही इस पूरे जो आज ये आयोजन है, कार्यक्रम है, जिसलिए हम सब उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के यहाँ पहुंचे, जिसमें श्री पीएल पुनिया जी, आदरणीय श्री प्रमोद तिवारी जी, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, हम सब लोग हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में आज डेलीगेशन लेके गए थे। मैं श्रीमती प्रियंका गांधी जी से अनुरोध करूंगी कि वो आप लोगों को संबोधित करें। नमस्कार। सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद, आपने काफ़ी इंतज़ार किया, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। जैसे सलमान जी ने कहा, आज सुबह हमारी तरफ से राज्यपाल जी महोदया को एक चिट्ठी भेजी गई है। वो दरअसल एक कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है उन बातों का जिसका जिक्र आप मीडिया में भी कर रहे हैं, कुछ दिनों से हम सब देख रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है कि प्रदेश सरकार, प्रशासन और पुलिस द्वारा कई जगह अराजकता फैली है। उन्होंने ऐसे कदम उठाए हैं जो जिनका कोई न्याय या लीगल आधार नहीं है। मैं कुछ मिसाल आपको दूंगी जो मैंने इस चिट्ठी में लिखी हैं। ये तो काफ़ी एक एग्जॉस्टेड डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसके मैं कुछ एक आध मिसाल दूंगी और मैं अपना भी अनुभव बताऊंगी। आप जानते हैं कि मैं बिजनौर गई थी, वहाँ 2 बच्चों की मौत हुई, एक 21 साल का, एक 22 साल का। एक लड़के का नाम अनस, दूसरे का नाम सुलेमान। एक लड़का एक कॉफ़ी मशीन को चलाता था अपने परिवार की आमदनी के लिए। वो अपने घर के बाहर खड़ा था अपने पिताजी के साथ। तो पिताजी को कहा कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, दूध लेने जा रहा हूँ। पिताजी ने कहा देखिए अभी मत जाओ, कुछ आवाज़ें आ रही हैं वहाँ से। तो कहा मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ, बस दूध लेके आता हूँ। वो बच्चा चले गया, गली में से निकला। वो गली भी मुझे दिखाई उस परिवार ने। पिताजी ने 10 मिनट इंतज़ार किया, फिर कोई दौड़ा आया, कहा कि काले जैकेट पहना हुआ एक लड़का मर गया है। तो इनके पिताजी भी भागे, वहाँ पे उनको अपने बच्चे की लाश मिली। बच्चे की लाश को लेकर अस्पताल गए, वहाँ कोई सहायता नहीं मिली, कोई था नहीं। पुलिस ने दबाव डाला, उसको अपने परिवार जहाँ पे वो रहता था वहाँ दफन करने से मना किया। परिवार को धमकाया कि आप एफआईआर दर्ज करोगे तो आपके खिलाफ मुकदमे होंगे। अंत में उसको गांव से, जहाँ से मोहल्ले से 20 किलोमीटर दूर दफनाया गया। पिताजी ने रोते रोते मुझे कहा कि मैं रोज अपने बच्चे के कब्र को भी देखने नहीं जा पाऊंगा। 21 साल का सुलेमान यूपीएससी के लिए पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के दौरान बच्चों के ट्यूशन भी लेता था। बुखार था, शायद नोएडा में रहता था, बुखार था, घर आया था कुछ दिनों के लिए। शाम को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गया, मस्जिद के बाहर खड़ा था। परिवार का कहना है और जो वहाँ पे खड़े हुए लोग हैं उनका कहना है कि पुलिस ने उसको वहाँ से उठाया, कहीं पे ले गए। बाद में कुछ आधे घंटा बाद पता चला कि 5-6 किलोमीटर दूर एक लड़के की लाश मिली है। उसको यहाँ छाती में एक गोली लगी थी, गोली आर पार हुई,
ऊपर कोई कपड़े नहीं पहना था। इस स्थिति में उसके परिवार को ये लड़का मिला। फिर से पुलिस ने दबाव डाला कि आप एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। शाम के समय उनके पिताजी बहुत बूढ़े हैं, परिवार में ज़्यादातर महिलाएं हैं। शाम के समय पुलिस आई, उन्होंने परिवार को धमकाया कि किसी भी तरह की कार्रवाई करने की कोशिश करोगे तो ध्यान रखना। ये 2 बिजनौर के इंसिडेंट जिनका मुझे अपना अनुभव है। यहाँ लखनऊ में मैं दारापुरी जी के परिवार से मिलने जा रही थी। 77 साल के रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर जिनको अपने घर से गिरफ्तार किया गया। एक अंबेडकरवादी, बेहद शालीन और मतलब उनके घर से ही दिखता है कि किस तरह के इंसान थे। कमरे में सिर्फ किताबें रखी हैं, आईपीएस में रहे। घर से ये दिखा कि एकदम कोई मतलब एक ऑनेस्ट इंसान का घर था, ये दिख रहा था। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट डाली इस कानून के खिलाफ, और उस फेसबुक पोस्ट के साथ एक और फेसबुक पोस्ट डाली जिसमें कहा कि जो भी प्रदर्शन करने जाए शांतिपूर्वक प्रदर्शन करे। उनके घर कोई आया, पुलिस आई, घर से उनको उठाकर गिरफ्तार किया गया। उनकी 75 साल की बीवी बीमार है, पलंग से उठ नहीं सकती, रो रही थी, बहुत घबराहट थी कि क्या होगा, क्योंकि उनको एक ऐसी लिस्ट में डाला गया है जिसमें 48 लोगों के नाम हैं। उसमें हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता सदफ जफर का भी नाम है। उनके भी बच्चों से मैं मिली। एक 10 साल का छोटा बच्चा, 16 साल की बच्ची अकेले अपने घर में रह रहे हैं 4 बिल्लियों के साथ। कोई बड़ा नहीं है घर में। बेटी खुद खाना वाना पकाती है। रिश्तेदार हैं लेकिन साथ नहीं रहते। अपनी माँ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कोई खबर नहीं है, माँ से अभी तक मिले नहीं है। माँ क्या कर रही थी, कौन सा बड़ा जुल्म था उनका? सड़क पर खड़ी हुई थी, वीडियो ले रही थी। प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन का वीडियो ले रही थी। उनका अरेस्ट भी उस वीडियो पे है। दारापुरी जी की मैं बात कर रही थी। 48 लोगों के साथ उनका नाम एक लिस्ट में है। उन लोगों पर, माफ करिए मैं ढूंढती हूं क्योंकि लंबी चौड़ी लिस्ट है। उन लोगों पर इस तरह से मिल नहीं रहा, इस तरह के केस लगाए गए हैं, सीरियस, एकदम सीरियस तरह से के केस, जबकि एक जना घर पे था, एक वीडियो ले रही थी। तीसरे दीपक कबीर सदफ जफर जी के बारे में पूछने गए, थाने में वहीं पे अरेस्ट कर दिया गया। उनका भी नाम इस 48 लोगों की लिस्ट में डाला गया जिन पर बहुत भयानक केस लादे गए हैं। इसी तरह से वाराणसी में कई बच्चे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के और दूसरी यूनिवर्सिटियों के भी कई बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, कोई हिंसा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। उनको उठा के जेल में डाला गया। उनमें राज अभिषेक सिंह, अनंत शुक्ला, नीरज राय, दिवाकर सिंह, विवेक मिश्रा, रोहन कुमार, चंदन सागर, दीपक सिंह, सारे 24-25 साल के बच्चे। दिवाकर सिंह उम्र 30 साल, पीएचडी कर रहे थे। धनंजय त्रिपाठी 32 साल, पीएचडी कर रहे थे। ये सब बच्चे अपनी एमए परस्यू कर रहे थे। आयुर्वेद रविंद्र भारती 25 साल के। इनके साथ सोशल एक्टिविस्ट एकता और रवि शेखर, जिनका 15 महीने का बच्चा घर पर अभी भी इंतजार कर रहा है। ये तो वो केस हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं, जिनका रिकॉर्ड है, जिनके के बारे में मीडिया में लिखा गया है। मीडिया की रिपोर्ट्स और ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 5,500 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 1100 डिटेन हुए हैं और 1100 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं। अनऑफिशियली ये नंबर, डिटेंशंस और जेल का नंबर
इससे ज़्यादा है। तो प्रियंका गांधी, जिन्होंने यूपी में पुलिस ज्यादती के इल्जामात लगाए हैं, लगातार वो इस सिलसिले में अपनी बात जो है वो मीडिया के सामने रख रही हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।